वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 जुलाई 2021। 8 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाली इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आपकी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से अगर अब तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप चैनल पे विजिट कीजिए, बिहार करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी जैसे परीक्षा में विगत 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर इसका मतलब पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि अमेरिका ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। अभी हाल ही में अमेरिका ने अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर इसका सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलते हैं यहाँ पे जुलाई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इसका जो थीम है इस वर्ष का ये आपको याद रखना है, ये थीम है सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस मनाया गया जो कि इस वर्ष ये 66वां स्थापना दिवस था। और इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और 4 जुलाई को ही अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर इस करंट अफेयर्स के सीरीज के तहत ये दिवस वाला जो सेक्शन है रोज रोज रिपीट करने का उद्देश्य यह है कि जब आप चीज़ों को बार बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से आप याद रखिए। अब चलते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस सहित कुल कितने लोगों को शपथ दिलाई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार किया गया जो कि दूसरे कार्यकाल के दौरान किया गया है और जिसमें कि 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। ये आंकड़े आप याद रखेंगे और इनमें से 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 नेताओं ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया था और इन सभी मंत्रियों के इस्तीफे राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंजूर कर लिए थे, यानी कि रामनाथ कोविंद द्वारा ये सभी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे। आपको यहाँ पर ये दोनों तथ्य याद रखना है कि कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है तो कुल 43 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें कि 15 नेता जो है कैबिनेट मंत्री हैं और 28 नेता जो है कि राज्य मंत्री की शपथ लिए हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और यहाँ पर जो मतलब कौन कौन ऐसे मंत्री हैं तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 12 मंत्री लिखा गया, तो ये सारे कौन कौन मंत्री हैं वो सारे मैं आपको पेड वाले पीडीएफ में अपडेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे मैं अपडेट नहीं कर पाया। तो वो सारी चीज वहाँ पर आपको डिटेल में आपको पेड वाले पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह किस जिले के निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नालंदा जिले के निवासी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दूं कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी व जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 63 वर्षीय रामचंद्र प्रसाद सिंह नालंदा जिले के निवासी हैं। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं जो कि मतलब ये नालंदा जिले के निवासी हैं। और यहाँ पे आगे इनके बारे में लिखा गया है वे राजनीति में आने से पहले उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी थे। ये बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का इरादा बदल लिया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदन सहनी। आपको मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में बिहार समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का अपना इरादा बदल लिया है।
और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद अपना इस्तीफा देने का इरादा बदला है। कुछ दिन पहले इन्होंने इस्तीफे की घोषणा किया था। अब यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था कि वजह क्या थी, जो कि मतलब अभी जो वर्तमान में बिहार समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी थे, इन्होंने मतलब इस्तीफा देने की घोषणा किया था। लेकिन अब ये इस्तीफा देने का मतलब कि जो मन है, वो जो इरादा है, वो इनके द्वारा बदल लिया गया है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पीएस श्रीधरन पिल्लई को भी हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 राज्यों के राज्यपाल के तबादले की स्वीकृति दिए गए हैं। अब यहाँ पर इस इमेज में जो आप देख रहे हैं, यही है मतलब कि पीएस श्रीधरन पिल्लई अभी हाल ही में गोवा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पे जो 8 राज्यपालों की मतलब कि तबादला हुआ है, अब यहाँ पर ये लिस्ट को हम कंप्लीट लिस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन राज्यपाल हैं और कहाँ मतलब ये नियुक्त हुए हैं। तो यहां पर एक एक करके सारे को देखते हैं। पहला है केंद्रीय मंत्री थावरचंद चंद गहलोत, जो कि अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। और नेक्स्ट है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ये मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए। और यहाँ पे अगला है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अभी तबादले के बाद हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। आपको ये याद रखना है, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने कौन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे, वो अभी हाल ही में मतलब हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए। और ये कौन थे, ये थे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला है कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य अब त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और नेक्स्ट है कि त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस अब झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। और अगला है मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि अभी प्रश्न में था। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई को भी हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। कभी कभार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में, जैसे कि कोई मतलब राज्य का अगर मैं नाम लूं, जैसे कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए, इसे आप याद रखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 650 लाइक का। अगर आपको सच में वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में 4 जुलाई 2021 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 4 जुलाई 2021 को भी हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 123वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की हाल ही में 4 जुलाई 2021 को 123वीं जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पंजाब में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932, 1942 और फिर 1944 में जेल भी जाना पड़ा था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 1951 में योजना मंत्री और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। ठीक है, और इसके पश्चात 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो कुल मिला के 2 बार ये प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में लिखा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा नितिन गडकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। और इस दौरान नितिन गडकरी को गाय के गोबर से पेंट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ ये पेंट का डब्बा है और ये भारत का पहला ऐसा मतलब पेंट है जो कि गाय के गोबर से निर्मित है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका नाम है खादी इंडिया प्राकृतिक पेंट, जो कि गोबर से तैयार होता है। और अभी हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये नितिन गडकरी को बनाए गए। और नितिन गडकरी अभी हाल ही में मतलब कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में द फोर्थ लाइन एस गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन, यानी कि 2 आंसर यहाँ पे सही होगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा इस प्रश्न का बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक फोर्थ लाइन एस गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पुस्तक में यहाँ पे 2 बार लिखा गया। इस पुस्तक में
विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए 26 निबंधों को शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो लेखक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लेखक हैं वेणु माधव गोविंदु, और इसके अलावा दूसरे जो लेखक हैं ये श्रीनाथ राघवन, इन दोनों के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में फोन पे ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है। तो फोन पे के द्वारा भी हाथ मतलब जो मिलाया गया है ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो ये समझौता हुआ दोनों के बीच, ये कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर को लेकर हुआ है। और यहाँ पे जो आगे लिखा गया है कि इसके तहत ग्राहकों को फोन पे QR कोड को स्कैन करके भुगतान करने में सुविधा होगी। मतलब इसी को ध्यान रखते हुए ये मतलब कि साझेदारी किया गया। और यहाँ पे लिखा गया है कि जिसमें ग्राहक फ्लिपकार्ट से डिलीवरी के लिए घर बैठे कॉन्टैक्टलेस मतलब कि पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता योजना शुरू किया है। तो वित्तीय सहायता योजना की भी शुरुआत जो की गई है ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। और यह योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके परिवार में किसी सदस्य की कोविड महामारी से मौत हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत कोविड से मृत्यु से संबंधित प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और साथ ही अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये महीना वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यह रुपये मतलब यह सहायता जो राशि है ये बच्चों को 25 वर्ष तक होने तक मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हाल ही में इस योजना का जो नाम है वित्तीय सहायता योजना एक प्रकार का है ये। इसका जो मतलब कि ये जो किया गया है ये मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर जो मतलब की पॉइंट है वो आप याद रखिए कि प्रत्येक जो मतलब कि परिवार होंगे जिसमें कोई भी सदस्य की अगर मौत होती है तो उस परिवार को मतलब कि 50,000 रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। और वहीं पे अनाथ बच्चे जो मतलब अनाथ हो चुके हैं पूरी तरह से, उन्हें 2,500 रुपये पर महीना मिलेगा। और ये राशि मतलब बच्चे को 25 वर्ष तक होने तक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। यह प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक अभी हाल ही में चुना गया किसे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए और बी दोनों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक बॉक्सर MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को चुना गया है ध्वजवाहक के रूप में। ठीक है, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया, अतः ये दोनों 23 जुलाई 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। और फिर 8 अगस्त 2021 को इसके समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है मतलब उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक चुना गया है ये MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। लेकिन वहीं पे जब इसका समापन समारोह होगा तो पहलवान बजरंग पूनिया को इसका मतलब ध्वजवाहक चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 के खेलों में भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में मरियप्पन थंगावेलु, इसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए मरियप्पन थंगावेलु को मतलब यहाँ के टोक्यो पैरालंपिक के लिए, ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक के लिए मतलब ध्वजवाहक से चुना गया है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सुधांशु मित्तल को। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुधांशु मित्तल को पुनः एक बार भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुधांशु मित्तल। और इनके अतिरिक्त महेंद्र सिंह त्यागी को फिर से महासचिव और सुरेंद्र भूटियानी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो दोनों यहाँ से आपको याद रखना है, यानी कि दोनों ने बल्कि तीनों अभी हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सुधांशु मित्तल को। और वहीं पर अगर बात की महासचिव की तो महासचिव महेंद्र सिंह त्यागी और कोषाध्यक्ष की बात किया जाए तो सुरेंद्र भूटियानी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने किस नई योजना की शुरुआत की है। तो LIC के द्वारा भी हाल ही में जीवन सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने जीवन सरल पेंशन योजना शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया यह एक सिंगल प्रीमियम योजना है और इस योजना में सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए समान नियम और शर्तें हैं। और आगे लिखा गया है इस नए योजना के तहत पॉलिसी धारक के पास एक मुश्त राशि के भुगतान पर
पर दो उपलब्ध विकल्पों में से एन्युटी चुनने का विकल्प है और इस स्कीम में पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय कर्ज मिल सकता है। तो यहाँ से ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इस पॉलिसी के तहत जो मतलब कि पॉलिसी जब शुरू होगा तो मतलब उस तिथि से 6 महीने के बाद भी कभी भी मतलब कि कर्ज मिल सकता है। तो ये मतलब हाल ही में जो लॉन्च किया गया है, LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जीवन सरल पेंशन योजना। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। वो सारी चीजें जो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिटेल में लिखिए। और यहाँ पर जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इशू है, इस हमारे व्हाट्सअप नंबर पर Pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे इस मतलब पेड ग्रुप के डेमो पीडीएफ को मंगा के देख सकते हैं और उस वक्त निर्धारित कर सकते हैं कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको Pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है Pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें Pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।